हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज हम आपको जो आरबी के सीबीटी फर्स्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है, जैसे कि ये गोला स्फेयर क्या होता है, एक 3 डायमेंशंस आकृति होती है। ये क्या होती है? 3 डायमेंशंस आकृति होती है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है जैसे कोई ऐसा कपड़ा हो जो पूरे तरह से इसको ढक ले, इतना बड़ा कपड़ा चाहिए, उसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके अंदर इतना मटेरियल भरा जा सकता है। गोलीय कोश का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब गोलीय कोश क्या होता है? जैसे ये एक गोला है और ये इतने पर से ये पूरा बड़ा गोला है, इतना उसको काट लिया गया है, तो ये होता है गोलीय कोश। ये भाग जो है इसको गोलीय कोश कहते हैं। इसकी इंटरनल जो होती है आंतरिक त्रिज्या को R2 मान लीजिए और बाह्य त्रिज्या को R1 मान लीजिए। तो R1 माइनस R2, जब R1 में से R2 हटा देंगे ये वाला पार्ट, तो आपका इतना पार्ट जो है बचेगा। तो ये इसी का आयतन जो है बताया गया है यहाँ पे। गोलीय कोश का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। उसके बाद आते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का मतलब होता है ये आधा गोला, जैसे ये यहाँ पे आधा गोला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला मतलब ये आपका क्या है? अर्धगोला है। ये इतना क्या हो गया आपका? पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, ये इतने का 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये वाला एक सर्किल की तरह बचेगा यहाँ पे, इस तरह से एक सर्किल की तरह आपको मिलेगा, जिसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब ये वाला प्लस ये वाला भाग दोनों मिला के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 3 पाई आर स्क्वायर हो गया है। उसके बाद अर्धगोले का आयतन, आधे गोले का जो आयतन है ये पूरे गोले के आयतन के आधे के बराबर होगा। तो 4/3 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। उसके बाद यहाँ समतल परिच्छेद की त्रिज्या, जैसे समतल परिच्छेद की त्रिज्या कितनी होती है? √r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इसको जैसे ये आपका गोला है, यहाँ पे इसका सेंटर है और कोई समतल लाइन इसको परिच्छेद करती है, मतलब काट रही है, यहाँ से कोई चाकू से काट दिया गया। तो उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको h मान लेते हैं, ये रेडियस इसकी r है। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार इसको मान लेते हैं त्रिज्या R2। तो R2 बराबर हो जाएगा √ ये कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये लंब होता है, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो समतल परिच्छेद की त्रिज्या आ जाएगी √r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। दूसरा हम बात करते हैं शंकु के बारे में। शंकु की जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है। ये शंकु की आकृति जैसे आइसक्रीम की तरह होती है या बर्थडे कैप की तरह होती है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये ऊपर वाला भाग, केवल
ऊपर वाला भाग। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, ये शंकु की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई h, और ये l क्या होता है, ये त्रियक लंबाई को l कहा जाता है। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, रेडियस r है, और इसकी ऊंचाई जो है वो h होती है, और त्रियक ऊंचाई लंबाई मान लेते हैं l है, और इसकी रेडियस r है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो है ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाली परत है, इसको ढकने के लिए हमको कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता है, पाई आर एल। उसके बाद शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब ये है कि ये ऊपर वाला भाग और इधर ये नीचे वाला भाग भी पूरी तरह से ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है। मान लीजिए कपड़े से पूरा ढकना है तो कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वही ये दिया है कितना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर का पाई आर एल हो गया, ये नीचे एक वृत्त की तरह होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये इतना इसका क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर वाला इसको शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो गया। शंकु का आयतन हो गया कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये नीचे जो है ये वृत्त है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और ये इसकी ऊंचाई, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आता है, इसका आयतन। आयतन का मतलब ये है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई आइसक्रीम है, आइसक्रीम अगर भरा जाएगा तो कितनी आइसक्रीम भरी जाएगी। अगर आयतन बड़ा रहेगा तो ज़्यादा आइसक्रीम भरी जाएगी, और आयतन कम रहेगा तो कम आइसक्रीम भरी जाएगी। उसके बाद हम अगला देखते हैं सिलेंडर। तीसरी आकृति बेलन है। सिलेंडर बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, जहाँ जो h है वो बेलन की ऊंचाई है और r क्या है, रेडियस है। उसके बाद बेलन के जो ऊपर का ये भाग होता है सर्किल की तरह, उसकी जो परिधि होती है 2 पाई आर इंटू एच, एच से ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ये ऊपर वाला पृष्ठ। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में आपका ये वाला भाग, ऊपर वाला जो वृत्त है, और उसके बाद ये नीचे वाला भी, नीचे वाला संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तीनों जुड़ जाएंगे तो 2 पाई, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन एक बेलन के जो क्षेत्रफल है नीचे का, और उसके बाद ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चौथी आकृति आपकी है क्यूब। घन की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a स्क्वायर। जो a है वो एक भुजा की लंबाई है, और इसमें क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। ये ऊपर का भाग ऐसे, एक ये है, एक ये ऊपर वाला, एक ये, और उसके बाद पूरे 6 फलक होते हैं, इसको एक फलक कहते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 6a स्क्वायर। घन का जो आयतन होता है वो एक क्यूब होता है। घन का विकर्ण √3a होता है। विकर्ण का मतलब है यहाँ से लेके पूरी लंबाई दूसरे यहाँ तक की, ये विकर्ण की लंबाई हो गई। अब हम चौथी आकृति देखते हैं। फिफ्थ जो आकृति है हमारी वो है घनाभ। घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, एक बक्से के आकार की होती है जिसकी लंबाई l है और ऊंचाई h माने हैं, और उसकी चौड़ाई जो है वो b है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो ये, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये ऊपर से ये सारे पूरा कवर हो जाए, ऐसा कोई क्षेत्रफल हो, ऐसा कोई कपड़े का क्षेत्रफल हो जिससे ये पूरा सब कवर हो जाए, उसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो उसका क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ के ऊंचाई से गुणा कर दीजिए तो आपका घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो हमारी 6वीं आकृति है वो है आयत। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे ये है आपका आयत, ये खेत के आकार का है। ये इसको मान लेते हैं लंबाई L है और ये आपकी हो गई चौड़ाई B। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया? आपका क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद परिमाप। परिमाप का मतलब होता है ये चारों ओर की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो 2 लंबाई है L और L और 2 चौड़ाई ये और ये, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आयत का विकर्ण। एक इससे शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो विकर्ण है। तो विकर्ण ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। इसको पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर रहे थे? b है तो b स्क्वायर, एक मिनट, L स्क्वायर ये लंबाई प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपका। उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे। आयत का विकर्ण होगा जो कि यहाँ पे दिया। आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद अगली आकृति है वर्ग। वर्ग स्क्वायर, ये है आपका 7वें नंबर की आकृति। इस वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 इंटू भुजा होता। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं ये बराबर होती हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये मान लीजिए वर्ग की भुजा की लंबाई a है तो ये यहाँ a और a कितना हो गया? 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने की दूरी जो आसन्न भुजा नहीं है। ये कितना हो जाएगा? a, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला विकर्ण बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर अंडर रूट में, उसके बाद आ जाएगा √2 इंटू a। तो ये आपका हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या ये लंबाई गुणे चौड़ाई जो भी मान लीजिए। अगर लंबाई बराबर है चौड़ाई तो a गुणे a बराबर a स्क्वायर, ये इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं अगली आकृति क्या है? समचतुर्भुज। 8वीं आकृति है आपकी समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें। ये समचतुर्भुज की आकृति है जिसकी चारों भुजाएं ये और ये सब बराबर हैं और इनके जो विकर्ण हैं ये अगर हम विकर्ण खींचे तो इधर ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित मतलब इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का। तब ये चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोनों का गुणनफल बटे 2 कर देंगे। उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप मतलब चारों ओर की दूरी होती है। तो यहाँ से मान लीजिए एक भुजा की जो लंबाई है वो a है, तो चारों भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू a हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति है समलंब चतुर्भुज।
ये नंबर है 9वां नंबर है। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये समलंब चतुर्भुज की आकृति आप देख रहे हैं, इसमें ये भुजाएं और ये भुजाएं 2 आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। इनको आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए और इनको आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए, एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगी नहीं। इसको कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। और ये वाली भुजा आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेंगी, तो ये पैरेलल नहीं है। तो क्या है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का ये क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। मतलब ये ए और बी, ए बी प्लस सी डी, सी प्लस डी इंटू एच, मतलब ऊंचाई इनकी, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की क्या है, इसकी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई एच है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू एच, मतलब समांतर भुजाओं का योगफल और उनके बीच की दूरी गुणा कर देंगे। आगे देखते हैं। समखष्टभुज 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति समखष्टभुज कहलाती है। जैसे ये आपका समखष्टभुज की आकृति है, जिसमें ये 6 समान भुजाएं हैं। एक भुजा मान लेते हैं जिसकी लंबाई ए है, एक भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये, इसमें 6 भुजाएं हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, समखष्टभुज। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, 2a। विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये पूरी लंबाई क्या होगी, ये विकर्ण होती है। तो ये भी लंबाई क्या होती है, इसके बराबर होती है समखष्टभुज में, और ये भी ए और ए मिला के 2a हो गया। उसके बाद समखष्टभुज का क्षेत्रफल जो होता है 6√3/4 a² होता है। समखष्टभुज का परिमाप जो होता है 6 × a। ये परिमाप मतलब यहाँ किनारे किनारे की दूरी जो होती है, तो ये एक ए है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो 6a हो गया। उसके बाद समखष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होता है, a होता है। समखष्टभुज के परिवृत्त के मतलब समखष्टभुज के चारों ओर जो ऊपर से जो यहाँ से जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बता रहा है। उसकी त्रिज्या कितनी होगी आपकी, समखष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, तो ये गोला क्या हो रहा है, ये वृत्त जो है इससे शीर्ष को छू के जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, इस गोले की त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या कितनी है, a है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो ये त्रिज्या आपकी a हो गई। समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त कैसे बनेंगे, ये इससे टच करेगी, ये भुजा से, ये और उसके बाद इस भुजा से टच करेगा, सारी भुजाओं से टच करता हुआ ये इस भुजा से ऐसे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी, तो क्या होगी, √3/2 × a होगी। आगे देखते हैं। अगली आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √S S - a S - b S - c। हम देखिए जैसे ये त्रिभुज की क्या हुई, आकृति हुई। मान लेते हैं ये भुजा की लंबाई a है, इसकी b है, इसकी c है। तो S क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज S क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, आधा परिमाप। इतना बड़ी S बराबर होता है a + b + c, सभी भुजाओं का योग करके /2 हो जाता है। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB sin c। अगर मान लीजिए ये दोनों भुजा और इनके एंगल दिया है, तो हम a
बी सी, ये एंगल है। सी का एंगल, बी का एंगल, ए का एंगल। अगर हमको क्या दिया है, भुजा दिया है, ए बी भुजा दिया है, उसके बाद एंगल दिया है, तो हम इस वाले फार्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, उसके बाद 1/2 ए सी साइन बी। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अंतःवृत्त का मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी सी हैं। विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त मतलब जो अंदर में वृत्त बनेगा। जो वृत्त कहाँ बनेगा? ये त्रिभुज के अंदर में बनेगा, त्रिभुज की भुजाओं को टच करते हुए। तो इसका ये केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो क्षेत्रफल डेल्टा अपान एस, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। आगे देखते हैं। आगे है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे क्या कहा है? समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त, अब इसके जो अंदर में जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो ये आपको मान लीजिए लंबाई लंब हो गया और ये आधार और ये हाइपोटेनियस कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर पी से लिख देते हैं, पी और बेस वी और ये हाइपोटेनियस एच। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? पी प्लस बी माइनस h/2, मतलब परपेंडिकुलर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर a/2√3 होती है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं? जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ये a है तो ये भी a रहेगा और ये भी ये a ही रहेगा। तो इसके अंतःवृत्त, जो इसके अंदर में जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2√3, जो कि यहाँ पे दिया है। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, त्रिभुज ए बी सी की परित्रिज्या, मतलब त्रिभुज कोई ये वाली त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग है, के परित्रिज्या सम की परित्रिज्या मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त मतलब जो इसके बाहर से वृत्त बना है वो परिवृत्त होता है। और उसकी त्रिज्या कितनी होती है? a × b × c बटे 4 × क्षेत्रफल इसका हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, अब ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के जो त्रिज्या बन रही है, समकोण त्रिभुज के जो परिवृत्त बन रहा है त्रिभुज के चारों ओर, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? ये h/2 कितनी होगी? h/2, जहाँ h क्या है आपका? ये कर्ण है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है? आपका ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो वृत्त शीर्ष से होकर जाता है, बाहर से जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? a/√3 होती है, जो कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर a/√3 होती है। नेक्स्ट है बहुभुज पॉलीगन्स। बहुभुज क्या होते हैं? जैसे पंचभुज, चतुर्भुज हुआ, ये आपका है खष्टभुज हुआ, आपका पंचभुज हुआ, ये आपका चतुर्भुज हुआ। तो ये पॉलीगन्स, बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल। आंतरिक कोणों मतलब n भुजाएं, ये 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 मान लीजिए, और कोई आकृति है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उनके आंतरिक कोण मतलब ये कोण होते हैं, ये सभी कोण होते हैं, इनका योगफल कितना होता है? तो
तो n अगर भुजा है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, इतना क्या है इसका आंतरिक कोणों का योगफल, सभी कोणों का योगफल, ये n-1 इंटू 180 डिग्री आएगा। सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। जैसे बाह्य कोण कहाँ से बनेंगे, ये भुजा आगे करेंगे आप तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बाह्य कोण कहते हैं। ये भुजा आगे करेंगे, ये बाहर के जो कोण बनेगा इसको बाह्य कोण करेंगे। ये भुजा आगे करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कोण। तो ये सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद है n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक मतलब कोई एक आंतरिक कोण कितना है अगर आपसे पूछे तो वो कितना होता है n-2 अपान n इंटू 180 डिग्री होता है। उसके बाद n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अब प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा है तो मान लीजिए कोई एक आपको बताना है कि बाह्य कोण कितना होगा किसी बहुभुज का। n बहुभुज का मतलब एक मतलब 4 या 5 या 6 कोई भी भुजाओं 7 8 भुजा दे सकता है। उसके बाद क्या दिया है n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 360/n होता है। उसके बाद है n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, जैसे ये आपका बहुभुज दिया है मान लिया खष्टभुज या पंचभुज, तो इसमें कितने विकर्ण होंगे ये पूछ लेता है अगर आपसे, तो वो चीज़ है विकर्णों की संख्या कितनी n-3/2 होगी। उसके बाद है n भुजाओं वाले सम बहुभुज का क्षेत्रफल कितना है, जैसे समान, सम का मतलब यहाँ पे समान, n समान भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा तो n(a²), a मान लीजिए एक भुजा की लंबाई दिया है ये यहाँ से यहाँ तक, n(a²/4 काट 180 डिग्री अपान n होता है। आगे देखते हैं, आगे है वृत्त। वृत्त जो होता है ये 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं जो किसी प्लेन पे बनाए जाते हैं। इसके सेंटर मान लीजिए ये है और उसके बाद ये रेडियस है इसका। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है π/r² होता है। क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा ये एरिया पूरा। उसके बाद वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है। ये चारों ओर का ये परिमाप या परिधि जो होती है ये इसको परिधि कहते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, ये ऐसे बनेगा अर्धवृत्त हो गया। अब ये वाला भाग कितना है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 2πr होता है। तो आधा कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, ये इतना आधा। और उसके बाद ये भी तो बचा है, ये रेडियस अगर r है तो ये r है तो ये और ये मिलके 2r हो गया प्लस 2r हो गया। तो ये जो है अर्धवृत्त की परिधि हो गई। तो यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि दिया है πr + 2r। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिज्यखंड मतलब यहाँ से कोई ये रेडियस लेके हम ये इतना काट लिए हैं, त्रिज्यखंड हो गया। अब ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है πr², और ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो मान लीजिए ये एंगल आपका कितना है थीटा है, तो हमको क्या त्रिज्यखंड इतने का क्षेत्रफल चाहिए पूरा θ/360, 360 में से थीटा का ही क्षेत्रफल चाहिए। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है πr² θ/360 डिग्री। उसके बाद चाप की लंबाई, अब ये यहाँ से यहाँ तक का चाप है, मान लीजिए ये थीटा है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, पूरा कितना होता है चाप 2πr होता है, परिधि वही चाप मतलब। अब इतना सा चाप हो, इतने इससे ये त्रिज्या द्वारा काटा गया तो इसको चाप कहते हैं। तो ये इतना कितना होगा पूरा, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है तो θ/360 डिग्री मतलब पूरा 360 में से थीटा एंगल, ये इतना हमें पार्ट चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़िए और कल इसका हम प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस जो RRB JCBT 1 में पूछे गए हैं इसको हम करवाते हैं। थैंक यू।